नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम सब ने देखा कि अग्निपथ स्कीम जो भारत सरकार भारतीय सेना को मॉडर्न बनाने के लिए लाई, इसका कितना उग्र विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। यह उचित नहीं है। इस वीडियो में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम हमारे सेना के लिए कितना उपयुक्त है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। वो निकल पड़ा, कर जाओ लड़ो, अपने लिए वो करो। शाहीन बाग, सीए, उसके बाद हिजाब, उसके बाद किसान। हमारे यहाँ दिक्कत यह, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा चीमा साहब। अगर यही चाहे हरकत कोई चाइना में करके दिखा दे, कोई नहीं करेगा, आपके यहाँ भी नहीं करेगा। बट यहाँ डेमोक्रेसी ज्यादा है, यहाँ लोगों को वो आजादी है। मैं कह रहा हूँ उन्हें प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, पर मैं ये भी साथ कहता हूँ आपको वायलेंस करने का 1% हक भी नहीं है। अग्निपथ है, ये क्या हुआ? इंडिया में इतने मुजाहरे क्यों हो रहे हैं? क्यों नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं? मैं तो जाती तौर पे समझता था ये जो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है अग्निपथ अग्निवीर की, ये सारी के इन बच्चों को 4-4 साल के लिए लिया जाए, फिर आगे इनको अग्निवीर बनाया जाए, कुछ 15 साल के लिए होंगे। ये हुआ क्या है? ये क्यों कहीं पे थाने जलाए जा रहे हैं, कहीं पे रेलवे लाइन जो है वो गाड़ियां जलाई जा रही है? ऐसा क्या है? ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, तो लोग इसको क्यों इसके खिलाफ हैं? ये जरा हमें हमारे व्यूअर्स को समझाएं प्लीज। देखिए, सबसे पहले इसके 2-3 डायमेंशन है इस प्रॉब्लम के। एक है इकोनॉमिक, एक है पॉलिटिकल, एक है जनरल। अब देखिए, अभी इंडियन आर्मी जो है नंबर में सबसे ज्यादा है। एक टाइम में चाइनीज आर्मी होती थी, करीब 2 मिलियन के आसपास होती थी। नाउ दे हैव रिड्यूस्ड टू लेस देन 1 मिलियन, जो आज का नंबर है। इंडियन आर्मी इज 1.3 मिलियन, अभी ये सबसे ज्यादा है मैन पावर में। और आप जानते हैं जो आज का वॉरफेयर है, ये कोई 1962 या उसके बाद की जंगें नहीं है। आज वॉरफेयर इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, इज ड्रिवन बाय लेजर गाइडेड सिस्टम्स, इज ड्रिवन बाय द काइंड ऑफ वेपनरी। आज इंडियन एयरफोर्स को नंबर 3 माना जाता है ओनली बिकॉज ऑफ द पायलट्स यू इज द एयरक्राफ्ट्स यू। राफेल के आने के बाद रेटिंग बढ़ जाती है। आपके पास कौन सा राफेल में कौन सा मिसाइल है, दैट डिटरमाइंस अ लॉट। सुखोई MK-31 में आप ब्रह्मोस का कौन सा वर्जन लगाते हो, दैट डिटरमाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज जो वॉरफेयर है दैट इज ड्रिवन ऑन टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम, एंड देयर इज वन कांसेप्ट कॉल्ड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में हाउ कैन आई मैनेज, मैनिपुलेट और डिसेबल और एनेबल योर नेटवर्क्स। आज वॉरफेयर डिटरमाइन होता है AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एनालिटिकल से, तो काफी GPRS सिस्टम से, रिटेंडेंसी इन GPRS सिस्टम्स। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल पीसेस को लेके आज का वॉरफेयर है। आज का वो तलवार और बंदूक वाली 303 वाली लड़ाई रही नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका डिफेंस का बजट है उसमें से मैक्सिमम जाए टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जहां आप अल्ट्रा मॉडर्न हथियार, वेपन सिस्टम्स ये खरीद सकते हो। और वेपन सिस्टम अगर आप खरीदो तो चीमा साहब 3 कंपोनेंट आते हैं, बाई, मेंटेनेंस एंड अपग्रेड। अपग्रेड भी बहुत महंगे होते हैं, अपग्रेड कोई सस्ते नहीं होते, मेंटेनेंस उसकी बहुत महंगी है। फिर एक और एस्पेक्ट आता है इंडियनाइजेशन आपकी कितनी हो रही है, मेक इन इंडिया कितना पार्ट बना रहे हो, कितना आप रिटर्नडस पे कम रख रहे हो, फॉरेन पावर्स पे कितनी आप इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहे हो। हमारे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत है, तो एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बजट उन पे जाना चाहिए। बट जो आज की तरह की जो है आज की लड़ाई की हकीकत है, ये मैंने और आपने नहीं बनाई, दुनिया ऐसे चल रही है। अगर आपका मैक्सिमम बजट तनख्वाह, पेंशन, वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट इसमें जा रहा है तो इसको रिवैम्प करने की जरूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज जो बड़ी इकोनॉमीज है, दे हैव ऑल रिवैम्प्ड इट। अब हुआ क्या? अब ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, अब हुआ क्या है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग समझ नहीं पा रहे, अभी केवल 3% रिक्रूटमेंट अग्निपथ और अग्निवीर वाला जो मॉडल उससे होगी, 97% होगी ट्रेडिशनल वे से। कल परसों से भर्ती भी खोल ली। दूसरी बात चीमा साहब, अब हर 4 में से एक बंदे को कमीशन मिलेगा 15 साल का, बाकियों को नहीं मिलेगा। अब आपने एक टर्म सुनी होगी शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो अफसरों के लिए 5 साल का होता है, 5 या 7 साल का, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना होता है। अफसरों के लिए स्कीम ऑलरेडी है, अब ये जवानों के लिए भी लाई। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आर्मी को यंग रखना, जो कॉम्पैक्ट फोर्स है उसको यंग रखना। आप 17 साल से लेते हो, अब आपने 23 साल तक हमने एज बढ़ा दी है इसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अब मान लीजिए अब एक बंदे को तो कमीशन मिला, बाकियों को नहीं मिला, ठीक है जी। अभी अगर हम नंबर देखें तो करीब 46,000 लोग इसके थ्रू रिक्रूट होंगे, तो जो एब्जॉर्व होंगे, जो नहीं एब्जॉर्व होंगे 34,000 है। अगर मैं आज देखो चीमा साहब, मैथमेटिकली बता रहा हूँ आपको, डिफेंस को गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बोला 10% रिजर्वेशन, सिविल एविएशन ने बोला, आसाम राइफल्स ने बोला, पुलिस, BSF, IT, BP, जितने भी हमारे अलाइड फोर्सेज है या
एंसिलरी फोर्सेज है, उनमें इनको रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आज मैंने बहुत जल्दी मैथमेटिक्स लगाई कि 34,000 बंदा है जिसको कमीशन नहीं मिलेगा और ये जितनी रिजर्वेशन अवेलेबल है, योर चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब इज ऑलमोस्ट 40 to 50% बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन इफ यू आर अग्निवीर, यू आर पार्ट ऑफ दिस स्कीम। While as अगर एक बाहर का बंदा हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 out of 1,000 और 1 out of 10,000 ऑफ गेटिंग द जॉब। सो जो इस स्कीम में आएगा उसकी नौकरी की ऑलमोस्ट गारंटी है ही है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ अभी बात की जा रही है, आई एम नॉट क्लेमिंग आई नो इट और आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू हैपन, इज ऑक्सिलरी पुलिस। ऑक्सिलरी पुलिस क्या होती है मतलब सिंगापुर या कहीं पे जगह पे, अब यह हमारे पुलिस वाला क्या करता है बेचारा, नाका भी लगाता है, पीएसओ भी बनता है, कत्ल की इन्वेस्टिगेशन भी करता है, बंदोबस्त में भी लग जाता है, लाठी चार्ज भी करता है, टीयर गैस भी चलाता, पत्थर भी खाता है, ठीक है। तो और एयरपोर्ट पे फिर उसकी तलाश चेकिंग भी लगाते हो, वीआईपी के उसमें भी लगा देते हो आप ना। उसकी होली दिवाली ईद उसकी कुछ नहीं होती, ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता उसकी। बहुत मुश्किल नौकरी करती है हमारे यहाँ पुलिस, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बोल, बहुत डिफिकल्ट नौकरी है ये। लोग को धारणा है कुछ भी हो, बॉलीवुड ने कुछ भी होना है, पुलिस की नौकरी आसान नहीं है यहाँ पे। एनीवे, अब क्या हुआ कि जो ऑक्सिलरी पुलिस होती है वो ये सब काम करती है, जो मेन पुलिस थी वो क्राइम और क्राइम प्रिवेंशन करती है, जैसे सिंगापुर जैसे स्टेट में है। तो अगर हमें हमारी जैसी कंट्री में इतनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, जो इतनी बड़ी पाबंदी है, मैं कह रहा हूँ अगर ये 40,000 के अगर ये लाख लोग भी निकलते, 1.5 लाख लोग भी निकलते, इतनी हमारे यहाँ कैपेसिटी है इनको अब्सॉर्ब करने की। ये सेमी ट्रेन्ड मैन पावर है, कम बैक रेडी मैन पावर, इनको प्लग एंड प्ले मैन पावर है। हम इनको रिजर्व में डाल सकते हैं, हम एक और मतलब बहुत सी चीजें जो पॉसिबल है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता उस पर क्योंकि आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर। There are a lot of things which are possible जहाँ इनका यूटिलिटी है, and even mathematically today there is not a problem। अब आती है कि समस्या कहाँ है और क्यों है। समस्या के 2 पार्ट है चीमा साहब। पहला है कोचिंग बिजनेस, कोचिंग माफिया भी जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ हर चीज का कोचिंग माफिया चलता है। 2004 की बात कर रहा हूँ, I was working for MNC, I did a research, मैंने बिजनेस केस स्टडी बनाई थी। IIT का कोचिंग कितने वर्थ थी 2004, 18 साल पहले। चीमा साहब, you'll be surprised to know तब इसकी वैल्यू $1 बिलियन थी सर। तब हमारी इकोनॉमी कितनी थी, हालत $1 बिलियन वाज IIT कोचिंग मार्केट। तब 4 IIT होते थे और मेरे एक अफसर साहब होते थे, वो कहते थे 1964 IIT खड़गपुर, वो जिंदगी भर उसी नाम की पेंशन खाते थे। जब यहाँ IIT बढ़ाए गए वहां तकलीफ होती है, IIM बढ़े वहां तकलीफ होती है, एम्स बढ़े वहां तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत से लोग और लॉबी चाहते नहीं है बढ़े। और कोचिंग का धंधा ऐसा चीमा साहब कि आप क्या 100 स्टूडेंट बैठे, 99.99 को पता मैं पास ही नहीं होगा, पैसे पूरे देगा और रिजल्ट उसको ऑलरेडी पता, आई विल नॉट मेक थ्रू। इससे अच्छा बिजनेस कोई है जहां इवन 1% सक्सेस इज ग्रैंड सक्सेस एंड पीपल पे यू इन एडवांस। तो एक तो इन कोचिंग वालों को तकलीफ हो गई बहुत, क्योंकि अगर ये जो डायरेक्ट अब 17 साल में जाएगा तो कोचिंग की उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोचिंग वालों को तकलीफ हो गई। 7 कोचिंग वालों के खिलाफ FIR हुई है। उन्होंने वीडियो बनाए, व्हाट्सएप बनाए, बोला तुम्हारे पेट पे लात मार दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, अमित शाह ने ये कर दिया जी, इसको ला रहे उसको ला रहे। अब वो जो बच्चा गांव का देहात का, उसे पता ही नहीं बेचारे को है कि उसे शॉर्ट सर्विस कमीशन भी नहीं पता, वो निकल पड़ा, कर जाओ लड़ो अपने लिए, वो करो। और मैं उनसे पूछता हूँ भाई, ट्रेन फूक के तुम फौजी बनोगे क्या? इंडियन आर्मी छोड़ो, कोई भी फौज में तुम फौजी बनोगे, क्रिमिनल बनोगे। ट्रेनें फूक दी 12, सुनिए 12 ट्रेनें कल, 3 लाख रुपए रेलवे स्टेशन से लूट लिए, आगजनी की, पत्थरबाजी की। और एक तो ये कह रहा था मुझे फौज में नहीं लोगे तो मैं आतंकवादी बनूंगा। चीमा साहब, हमारे यहाँ 99.8% लोग फौज में नहीं है। मैंने भी ट्राई किया था, मेरा हुआ नहीं बाय द वे। तो एक बात बताइए, मैं तो आतंकवादी नहीं बना, जो आपके दर्शक ये सारे देख रहे हैं, ये सारे फौज में नहीं होंगे 99%, ये आतंकवादी नहीं बने। ये क्या दम किया, आप मुझे फौज में नहीं लोगे मैं आतंकवादी बनूंगा। अब ये कोचिंग सेंटर वालों ने इसको लाया थ्रेशोल्ड तक, जो कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू स्टार्ट। फिर आया पॉलिटिशियन, कह रहे हम तुम्हारे साथ है, करो भारत बंद, करो प्रोटेस्ट करने का हक आपको है, पर पीसफुल प्रोटेस्ट। अब यहां मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, सिख ईसाई किसी की बात नहीं कर रहा, कोई भी जो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेगा, he has no right for arson, he has no right to destroy government property and disrupt life। 3 लाख रुपए रेलवे स्टेशन से लूटना कौन सा प्रोटेस्ट?